हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। तो कवर कर रहे थे हम हिंदी का पोर्शन, और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो वर्णमाला का पोर्शन था उसको हमने जाना। उसमें हमारा जो स्वर था, स्वर और व्यंजन मैंने आपको बताया। हालांकि व्यंजन हम आगे पढ़ेंगे, और लेकिन यहाँ पर जो स्वर था, स्वर के प्रकारों को जाना। ठीक है, इसमें जो हमारा सबसे फर्स्ट था वो था मात्रा या उच्चारण के आधार पर। तो आज उसका दूसरा प्रकार जो है उसको हम जानेंगे। तो दूसरा प्रकार जो है वह जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, इसको जानेंगे। साथ ही एग्जाम में कैसे इसके क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछता है, उसको डिस्कस करेंगे। तो जानते हैं इसका स्वर का जो अगला पार्ट है। ठीक है, तो सामान्य हिंदी में वर्णमाला हमारा पोर्शन चल रहा है, और इसमें स्वरों को, जो स्वर है उसको जान रहे हैं। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड इसमें जो जिस भाग में विभक्त किया गया है स्वर को, उसमें जीभ के प्रयोग के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है ये मैं आपको बतलाता हूँ। यहाँ पर जो जीभ के प्रयोग के आधार पर सबसे पहले है वह है अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर, और जो थर्ड है वह है पश्च स्वर। अब इनमें अंतर क्या है, या इनकी डेफिनेशन, इनकी परिभाषा क्या है, इसको समझते हैं। जो अग्रस्वर है, जैसा कि स्पष्ट हो रहा है, अग्रस्वर मतलब जहाँ पर जीभ का अगला भाग जो है वह प्रयोग में आता है, वह अग्रस्वर कहलाता है। मध्य स्वर, जहाँ पर जीभ का मध्य भाग प्रयोग में आता है, वह मध्य स्वर कहलाता है। और पश्च स्वर होता है हमारा, जहाँ पे जीभ का पिछला भाग प्रयोग में आता है, जो कार्य करता है वह पश्च स्वर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनके एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ कि जीभ का अगला भाग का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रयोग आता है, या जीभ का अगला भाग प्रयोग होता है। यहाँ पर जीभ का मध्य भाग, जीभ जिसे जिह्वा भी कहते हैं, ठीक है, और थर्ड है जीभ का पश्च भाग, यहाँ पर कार्य करता है या प्रयोग में आता है। ठीक है, तो अग्रस्वर में अगला भाग, ठीक है, मध्य में मध्य, और पश्च पिछला। अब इनके उदाहरण क्या है, मेन जो पूछता है वह इन्हीं उदाहरण या इसके जो एग्जाम्पल है उनसे पूछता है। ठीक है, तो इनके जो उदाहरण हैं इनको मैं आपको बतलाता हूँ। तो मध्य स्वर का जो उदाहरण होता है वह अ होता है। क्या होता है? अ होता है। ठीक है, अब इसको आप एक तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जहाँ पर जैसे एग्जामिनेशन हॉल है, वहाँ पे आप इनको उच्चारित करके भी नोट याद रख सकते हैं कि मध्य स्वर में अ जहाँ पर हमारे जीभ का कौन सा भाग, मध्य भाग काम कर रहा है, तो वह उसका एग्जाम्पल किसका, और किसका एग्जाम्पल होगा, वह मध्य स्वर का होगा। और साथ ही जैसे अग्र स्वर में हमारे कौन से ई और ए, आई, साथ ही री। ठीक है, तो ये सारे हमारे किसके, अग्र स्वर के उदाहरण हैं। यहाँ पर इनको उच्चारित करने में, इनको बोलने में, जैसे हम बोलते हैं तो यहाँ पर हमारा अग्र, जो जीभ का अग्र भाग है वह कार्य करता है। और साथ ही अब देखिए यहाँ पे मध्य स्वर में अ आ गया है, साथ ही अग्र स्वर में हमारे उसके अलावा जो ई, ए, आई हैं वो आ गए हैं। तो इनके अलावा जितने भी बचते हैं वो हमारे सारे पश्च स्वर के उदाहरण होते हैं, जैसे आ, उ, ओ और औ। ये क्या है, हमारे पश्च स्वर के उदाहरण हैं। तो आपने इनको याद कैसे रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। कि आप मध्य स्वर ध्यान रखिएगा कि अ होता है, साथ ही अग्र स्वर जो आपने ध्यान रखना है वो या तो आप ई, ए ध्यान रख सकते हैं, साथ या आप ई या आई ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे बचे वो सारे किस में, पश्च स्वर में आ जाएंगे। तो ये इसका दूसरा भाग है।
इसका स्वर का जीभ के प्रयोग के आधार पर दूसरा भाग है। तो इसके बाद जो थर्ड है उसको जानते हैं। तो इसके बाद जो इसका अगला भाग है वह क्या है, जो थर्ड भाग है वह है होठों की स्थिति के आधार पर। ठीक है, तो होठों की स्थिति के आधार पर इसको भी स्वर का जो एक भाग है या स्वर को विभक्त जो करा जाता है वह होठों की स्थिति के आधार पर दो भागों में विभक्त किया जाता है, जिसमें पहला है अवरतमुखी और दूसरा है व्रतमुखी। ठीक है, पहला है अवरतमुखी और दूसरा है व्रतमुखी। तो इसमें देखिए व्रतमुखी या अवरतमुखी क्या है, व्रतमुखी है जिसमें होठों की स्थिति या होठों की आकृति कैसी गोलाकार होती है या गोल होती है, वह व्रतमुखी के अंतर्गत आते हैं। और अवरतमुखी होता है जिनमें होठों की स्थिति गोलाकार नहीं होती है। ये सबसे सिंपल है, इसमें आपको ज़्यादा इसको याद या टफ ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो यहाँ पे अवरतमुखी के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे ये आप भी जान सकते हैं। आप इसको उच्चारित करके भी बता सकते हैं कि कौन से व्रतमुखी होंगे या कौन से अवरतमुखी होंगे। यहाँ पर जो व्रतमुखी के एग्जाम्पल हैं वह है उ और ओ और साथ ही औ। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल हैं। और अवरतमुखी के क्या हो जाएंगे अ, आ, ई, ठीक है, री, ए और साथ में आई हमारे कौन से अवरतमुखी के एग्जाम्पल होंगे, उदाहरण होंगे। ठीक है, तो व्रतमुखी जिसमें होठों की स्थिति या आकृति क्या होगी गोलाकार, और इसमें जो पहला वाला है इसमें होठों की स्थिति गोलाकार नहीं होगी, गोलाकार नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दो आपको ध्यान रखने हैं, ये आपको अच्छे से ये आप कर लेंगे। इसमें आपको ज़्यादा कोई मेहनत का ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें बहुत कुछ याद करना है। ठीक है, तो इसके बाद जो होठों की स्थिति के आधार पर मैंने आपको बतलाया स्वर के भेद। इसके बाद जो नेक्स्ट है जो फोर्थ है उसको जानते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसका जो थर्ड भाग है या इसको इस स्वर को जो चौथे भाग में विभक्त किया गया है उसको जानते हैं। तो चौथे भाग में मुंह खोलने के आधार पर या इसे कह सकते हैं कि मुख द्वार खोलने के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर मुंह खोलने के आधार पर इसको कितने चार भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? चार भागों में। ठीक है, पहला है इसमें संवृत, ठीक है, दूसरा है अर्ध संवृत, फिर है विवृत और अगला है अर्ध विवृत। ठीक है, तो संवृत क्या होता है? संवृत होता है बंद, जिसमें मुंह द्वार पूरा बंद होता है, या ये कहें कि जिसमें मुख द्वार पूरा बंद होता है वो संवृत कहलाता है। अर्ध संवृत आधा बंद रहता है। विवृत होता है खुला रहना, या ये कहना कि मुंह द्वार खुला रहता है, बहुत अधिक खुला रहता है। और अर्ध विवृत में आधा मुंह खुला रहता है इन स्वरों को उच्चारित करने के लिए। तो ठीक है, तो इनको ऐसे डिफाइन करते हैं। साथ ही इनके जो एग्जाम्पल हैं महत्वपूर्ण ये वही हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा संवृत है, आपको स्वरों में से कुछ स्वर निकाल के दे देगा, तो इसमें से पूछेगा कि इनमें से संवृत स्वर कौन सा है। हो सकता है इनमें से पूछ ले कि विवृत स्वर कौन सा है, तो इसके एग्जाम्पल मैं आपको बतलाऊंगा। यहाँ पर संवृत इसका अर्थ है मुंह द्वार बंद रहता है। ठीक है, इसमें मुंह द्वार बंद रहता है। इनको उच्चारित करने में अर्ध संवृत में आधा मुख या मुंह बंद रहता है। ठीक है, विवृत में मुंह जो है वह पूरा या खुला रहता है,
और अर्धविव्रत में मुंह आधा खुला रहता है। ठीक है, तो ये इसके अर्थ हैं। अब यहाँ पर मुख और मुंह में ये दोनों पर्यायवाची हैं, तो इसको आप इसमें कंफ्यूज मत होना। इसके जो एग्जाम्पल हैं, जो उदाहरण हैं, इनको बतलाता चलता हूँ क्योंकि उदाहरण ही पूछता है। यहाँ पर जो समृद्ध के उदाहरण हैं वह हैं, उदाहरण जो है इसके वह हैं ई, ठीक है, उ, ठीक है। इसके उदाहरण क्या हैं? ई और उ। और यहाँ पे अर्ध समृद्ध आधा मुंह जिनमें बंद होता है वह है ए और ओ। इसके उदाहरण हैं विवृत जिसमें पूरा मुंह खुला रहता है वह है आ, ठीक है, इसमें पूरा मुंह खुला रहता है। अब इसके अलावा जितने भी हमारे स्वर बचते हैं जैसे अ, आई और औ जो है हमारे, ये किसमें? अर्धविव्रत जिसमें मुंह आधा खुला रहता है, उसके उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण जो है इनके यह पूछता है एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है जैसे अगर आपसे पूछता है कि आ स्वर किस स्वर, आ जो स्वर है हमारा वह कौन सा स्वर है या विवृत स्वर का कौन सा उदाहरण है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो इसमें आ जो होगा वह विवृत स्वर का उदाहरण होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला है, जो मुंह खोलने के आधार के बाद हमारा 5वां जो इसका भेद है या 5वां जो प्रकार है उसको जानते हैं। तो इसके बाद जो इसका अगला प्रकार है, 5वां प्रकार, वह है हवा के नाक तथा मुंह से निकलने के आधार पर तो हवा के नाक तथा मुंह से निकलने के आधार पर जो स्वर है इसको 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है निम्नासिक, ठीक है, जिसको क्या मौखिक भी कहते हैं, और दूसरा है अनुनासिक। ठीक है, अब इनके अर्थ बतलाता हूँ। निम्नासिक का अर्थ जिसको मैंने मौखिक कहा, तो यहाँ पर केवल जो हवा है वह मुंह से या मुंह द्वार से ही निकलती है, जबकि अनुनासिक में मुंह तथा नाक दोनों का उपयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हवा केवल मुंह से ही निकलती है, या ये कहें कि जो हमारे जो ये स्वर हैं इनको उच्चारित करने में हवा केवल मुंह से निकलती है, और अनुनासिक में मुंह तथा नाक दोनों से हवा निकलती है, या ये स्वर जो इनको उच्चारित करने में मुंह तथा नाक दोनों का उपयोग होता है। ठीक है, तो अब इसके उदाहरण जरूरी हैं। अब इसके उदाहरण जो हैं वह है अ, आ और ई। इसके उदाहरण क्या हैं? अ, आ और ई। इसमें हवा केवल मुंह से निकलती है। और इसके जो उदाहरण हैं वह हैं जितने भी हमारे चंद्र बिंदु, ठीक है, जिनके ऊपर चंद्र बिंदु आता है, वे सारे अनुनासिक के उदाहरण होते हैं। ठीक है, ये सारे किसके? अनुनासिक के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको इसको याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं होगी, या इसमें ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। निम्नासिक जिसमें केवल मुंह से निकलती है हवा, और अनुनासिक वे स्वर जिनको उच्चारित करने में मुंह और नाक दोनों से हवा निकलती है। इसमें अनुनासिक में जितने भी चंद्र बिंदु वाले हमारे स्वर होते हैं, ठीक है, जो वर्ण होते हैं, तो उसमें जो भी अनुनासिक होते हैं वो सारे चंद्र बिंदु वाले हमारे वर्ण आते हैं, और निम्नासिक में हमारे आ और ई आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसका अगला जो प्रकार है उसको जानते हैं। तो इसके बाद जो इसका अगला प्रकार है उनको जानते हैं। यहाँ पर जो छठा प्रकार है वह है प्राणत्व के आधार पर
और साथ ही जो सातवां है वह है घोषत्व के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राणत्व का अर्थ है, या ये कहें कि प्राणत्व के आधार पर जिनको वर्गीकृत किया गया है, यहाँ पर प्राणत्व का अर्थ है कि इनको उच्चारण में मुंह से हवा कम निकलती है। ठीक है, कम निकलना यह प्राणत्व कहलाता है। ठीक है, और घोषत्व होता है इनको उच्चारित करने में श्वास जो तंत्रिका, श्वास तंत्रिकाओं में जो कंपन होता है वह घोष कहलाता है। ठीक है, तो प्राणत्व के आधार पर इनको दो टाइप से विभक्त कर सकते हैं। एक है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। ठीक है, दूसरा है महाप्राण। ठीक है, तो जो हमारे प्राणत्व के आधार पर इनको दो विभागों में विभक्त किया, एक है अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। और जो घोषत्व के आधार पर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। एक है सघोष वर्ण या सघोष स्वर, ठीक है, और दूसरा है अघोष। अब यहाँ पर मैं जो सघोष है उसका अर्थ बताता हूँ। यहाँ पर सघोष का अर्थ हो गया कि श्वास तंत्रिकाओं में कंपन होता है, वह सघोष स्वर कहलाते हैं, या ये कहें कि सघोष वर्ण कहलाते हैं। और जिसमें श्वास तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता है जिनको उच्चारित करने में, वे क्या अघोष कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। अल्प प्राण जिसमें जो मुंह से हवा है वो उसका उच्चारण काल यही है कि उसमें समय कम लगता है या कम हवा निकलती है। महाप्राण जिनको उच्चारित करने में मुंह से हवा अधिक निकलती है। तो इनके जो एग्जाम्पल हैं, जो इनके उदाहरण हैं, इसमें सभी स्वर हमारे अल्प प्राण होते हैं, क्योंकि इनको उच्चारित करने में मुंह से हवा बहुत कम निकलती है या कम समय के लिए उच्चारित होते हैं। साथ ही जो हमारे सभी स्वर हैं वह सघोष भी हैं, क्योंकि इसमें स्वर तंत्रिकाओं में इनको उच्चारित करने में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है। तो अगर पूछता है एग्जाम में, क्वेश्चन बनता है कि हमारे स्वर जो सभी स्वर हैं वो कैसे हमारे घोषत्व है या प्राणत्व है, ऐसे पूछता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कि जो हमारे सभी स्वर हैं वह घोषत्व और प्राणत्व दोनों हैं, या सभी घोषत्व हैं जो हमारे स्वर हैं और सभी प्राणत्व हैं हमारे जो स्वर हैं। ठीक है, यह हमारा जो स्वर को विभक्त किया गया है, स्वर के जितने प्रकार हैं उनको हमने जान लिया है। ठीक है, इसमें कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप इसको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद जो पर्यायवाची शब्द हैं और विलोम शब्द हैं उनको समझते हैं, उनको जानते हैं। तो आप जानते हैं 5 पर्यायवाची शब्दों को। यहाँ पर जो 5 पर्यायवाची शब्द हैं इनके साथ ही मैंने एक और पर्यायवाची शब्द, 6 पर्यायवाची शब्द लिए हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका जो कारण है वह है जो हमारा हाल ही में 26 तारीख को जो पेपर हुआ है हमारे दोस्तों का, तो ये सचिवालय सुरक्षा वर्ग का, तो उसमें जो हमारे क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे पर डे, उनमें से जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर साथ ही बतला दूंगा। तो पहले हमारा जो हिरण है उसके पर्यायवाची हैं मृग, हिरण, कुरंग, सारंग, सुरभि। यह किसके? हिरण के पर्यायवाची हैं। साथ ही जो गणेश के पर्यायवाची हैं वह है लंबोदर, मूषक वाहन, भवानी नंदन, विनायक, गजानन, मोदक प्रिय, जगवग्न, हेरंब, एकदंत, गजवदन। ठीक है, विघ्न विनाशक या विघ्न नाशक, गौरीसुत। साथ ही गज के हस्ती, सिंदूर, मातंग, कुंभी, दृप, हाथी, वितुंड, कुंजर और करी किसके? हाथी के या गज के पर्यायवाची हैं। इसके साथ ही जो दर्पण है उसके पर्यायवाची हैं शीशा, आईना, मुकुर, आरसी, यह दर्पण के पर्यायवाची हैं। शेर के पर्यायवाची हैं सिंह, केहरी, वनराज, शार्दुल, व्याघ्र, मृगराज। ठीक है, मृगराज जिसको मृगेंद्र भी कहते हैं। ठीक है, नाहर। ठीक है, इसके साथ ही नाग के सर्प, अहि, भुजंग, विस्तर, व्याल, उरग, सांप, पन्नग। ठीक है, सारंग और फणी किसके? सर्प के पर्यायवाची हैं। तो इसमें जो कल क्वेश्चन बना था वह था कि मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है, या मृगेंद्र किसका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अब यहाँ पर मृगेंद्र जो था हमारा वह किसका
शेर का पर्यायवाची है। ठीक है, यहाँ पे हमने मृगराज लेके चले थे, तो जिन्होंने भी ये हमारा लेक्चर देखा होगा तो इसमें मृगराज या मृगेंद्र एक ही चीज़ है, तो वह किसका, शेर का पर्यायवाची था। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल जो थे, पहला तो था वह कुरंग था। ठीक है, लेकिन कुरंग किसका, हिरण का पर्यायवाची है, और साथ ही अहि दिया था। ठीक है, हिरण, कुरंग और अहि, 3 एग्जाम्पल और दिए थे। तो इसमें अहि जो था वो हमारा नाग का पर्यायवाची था, और साथ ही हिरण का पर्यायवाची कुरंग था। तो एक बार भी अगर किसी ने ये वीडियो देखा होगा, ये लेक्चर देखा होगा, तो उन्होंने एक बार जरूर इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जो हमारा शेर का पर्यायवाची वो मृगेंद्र है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर शार्दुल भी एक एग्जाम्पल था इसका, शार्दुल भी एग्जाम्पल था। ठीक है, तो जो हमारा मृगेंद्र था, क्या ये कहा था उन्होंने कि मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है, तो उसमें एक शार्दुल भी ऑप्शन था। तो यहाँ पर इसका आंसर शार्दुल सही हो जाता है या सही है। ठीक है, तो ये जाने हमने पर्यायवाची शब्दों को। तो इसमें पर डे पर्यायवाची शब्दों को जानने का ये बेनिफिट रहता है। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं टिक करता हुआ चलता हूँ। तो यहाँ पे हिरण का हो सकता है कि अगली बार सारंग को एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, गणेश का आपने हेरम्ब ध्यान रखना है। इसमें आप मूषक वाहन लंबोदर आपको पता ही होगा, आप जानते भी होंगे शायद। इसमें अधिक बार हमारा विघ्न विनाशक या विघ्ननाशक भी पूछता है। गज का मातंग हो गया, कुंभी हो गया और कुंजर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही दर्पण के सीसा, मुकुर, इसमें मुकुर आप ध्यान रखिएगा शेर के। हो सकता है इस बार शार्दुल और मृगेंद्र पूछा है, अगली बार इसमें ही कोई जैसे केहरी पूछ ले, ये हो सकता है ये आ जाए। ठीक है, नाग में हमारा अहि इस बार आया था एग्जाम्पल पे। उसके साथ ही भुजंग ध्यान रखिए आप, पन्नग, सारंग और फणी, फणी अधिकतर पूछता है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं हम विलोम शब्दों को। ठीक है, इसके बाद विलोम शब्दों को जानते हैं। तो इसके बाद विलोम शब्दों को जानते हैं। यहाँ पर जो पहला विलोम शब्द है वो है मिथ्या, जिसका विलोम सत्य होता है। सन्मार्ग का विलोम कुमार्ग होता है, अक्षत का विक्षत, निरर्थक का होता है सार्थक, और यथार्थ का होता है कल्पित। ठीक है, तो यथार्थ का जो विलोम है वह कल्पित होता है। अब यहाँ पे मैं इनके अर्थ बतलाता चलता हूँ। तो इसमें पहला है मिथ्या, मिथ्या होता है झूठ, या इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि सत्य का विलोम जो होता है वह झूठ होता है। ठीक है, सत्य होता है सच। सन्मार्ग होता है सही मार्ग, सही दिशा सन्मार्ग कहलाता है। कुमार्ग होता है गलत मार्ग या गलत दिशा, कुमार्ग कहलाता है। अक्षत होता है जो स्वस्थ हो, या ये कहें कि जो घावों से ना भरा हो, वह अक्षत कहलाता है। विक्षत होता है जो घावों से भरा हुआ हो। ठीक है, जो शरीर घावों से भरा हो, विक्षत कहलाता है। निरर्थक होता है जिसका कोई अर्थ ना हो। ठीक है, जिसका कोई भी अर्थ ना निकले, वह निरर्थक हुआ। सार्थक हुआ जिसका कोई अर्थ हो, वह सार्थक कहलाता है। यथार्थ होता है जो परोक्ष हो, या ये कहें कि जो सामने हो, जो जैसा हो वो वैसा ही हमारे सामने उपस्थित हो, यथार्थ कहलाता है। कल्पित होता है जो कल्पना में हो, जिसका कोई वास्तविक रूप है वो ना हो, वह कल्पित कहलाता है। ठीक है, तो हमारे जो अभी सचिवालय सुरक्षा का जो पेपर हुआ था, इसमें से जो 4 क्वेश्चन आए हैं, इसमें पहला मृगेंद्र का ही था जो पर्यायवाची था। इसके साथ ही सबसे पहले उन्होंने पूछा कि देवनागरी लिपि जो थी इसका सबसे पहले उपयोग कहाँ पे हुआ है, तो ये आपका इसमें ऑप्शन गुजरात भी था, तो यह सही हो जाएगा। इसके साथ ही जो सिंध था या सिंधु था, उसका उनने पूछा है कि सिंधु किस भाषा से आया है, या सिंधु किस भाषा का शब्द है, ये पूछा था। तो सिंध जो था हमारा वह संस्कृत का शब्द था। ठीक है, और हिंदी जो था हमारा वह फारसी का शब्द था, जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, इसके साथ ही जो एक क्वेश्चन एक और बनाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई में इसने ध्वनि तथा वर्ण दोनों को 7 ऑप्शन में दिया था, जबकि मैंने आपको बताया कि ध्वनि और वर्ण एक ही चीज़ है या एक इकाई है भाषा की, जिसमें जो वर्ण है वह लिखित तौर पर भाषा की इकाई है, और जो ध्वनि है वह वर्ण की मौखिक इकाई है। ठीक है, तो वर्ण की मौखिक इकाई क्या कहलाई हमारी ध्वनि, और ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाया, वर्ण कहलाया। तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं था। तो यहाँ पर जो इसका अगर आपने वीडियो देखा होगा तो इसमें आप आराम से इसको बता सकते थे कि सबसे छोटी इकाई अगर दोनों ऑप्शन में है तो इसमें ध्वनि सही आंसर रहेगा,
और अगर एक ही ऑप्शन में होता तो इसका आंसर वर्ण होता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमारी वीडियोस अगर आपको हेल्पफुल रह रही हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बेल आइकन दबाने से हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।